नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम इकाई तृतीय का अध्ययन करेंगे। तो तृतीय इकाई है हिंदी की, वो है हिंदी शिक्षण के आधारभूत कौशल को लेकर। हिंदी शिक्षण के आधारभूत कौशल, सूत्र तथा अन्य विषयों से संबंधित। साथियों कि हिंदी शिक्षण के जो विषय है उस विषय में हिंदी शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं, तो उन कौशल का महत्व क्या है या कौशल कौन कौन से हैं, तो उन कौशलों पे आधारित हम शिक्षण कैसे करवा सकते हैं। बालकों में भाषा विकास कराने के लिए हम इन भाषा के आधारभूत कौशलों को बालकों में किस प्रकार से विकसित करें, तो इस बात को लेकर हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ में हमने इस शिक्षण जो इकाई है इसके दौरान हमने भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को भी हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है। उसके बाद में हम भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत को पढ़ने के बाद में उसके सूत्रों को भी पढ़ेंगे। साथ में अन्य विषयों से भाषा का संबंध किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में भी हम भली भांति अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों, हमने इससे पहले जो आधारभूत कौशल हैं भाषा के, हिंदी भाषा की, उसके बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारा जो प्रकरण है वो प्रकरण है भाषण कौशल या वाचन कौशल, भाषण कौशल या वाचन कौशल या संप्रेषण कौशल, और यूँ कह सकते हैं कि बोलना कौशल। हम बोलना कौशल के अनेक नाम हैं, जिसे हम भाषण कौशल भी कहते हैं, संप्रेषण कौशल भी कहते हैं, उसको हम बोलना कौशल भी कहेंगे। तो इसके अनेक सारे नाम हैं। तो इसका जो मुख्य शिक्षण जो बिंदु है वो है मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने वाली विशेषताएं। साथियों, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं जो मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात जो बोलने की जो आधारभूत जो कौशल है या विधा है उसको प्रभावशाली बनाए। हम बोलने या हम किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा शैली का या वाणी का प्रयोग करते हैं तो उसमें किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न किया जाए, तो इस बात को लेकर हम यहाँ पर भाषा के आधारभूत कौशलों को अध्ययन करेंगे। साथ में जो मौखिक अभिव्यक्ति हम बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, या हम भाषण दे रहे हैं, या हम कक्षा में शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, या फिर हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अपने किसी विचार, अपने किसी बात या किसी भाषा शैली को हम संप्रेषित करना चाहते हैं, तो संप्रेषित करने के दौरान हम लोग किस प्रकार की भाषा शैली को अपनाएं, या ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से हम इस कौशल में पारंगत हो सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहली जो विशेषता है यहाँ पर वो है भाषा में शुद्धता, स्वाभाविकता, स्पष्टता, व्यवहारिकता, सशक्तता एवं भावानुरूपता होनी चाहिए। बिल्कुल सही है साथियों कि यदि वक्ता कोई भाषा के द्वारा अपने किसी विचार को संप्रेषित कर रहा है, अपनी किसी बात को करना चाह रहा है या वार्तालाप कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, और स्पष्टता के साथ साथ में उसमें एक व्यवहारिकता होनी चाहिए। जो भाषाई शिष्टाचार होता है, भाषा के लिए शिष्टाचार होता है, वो शिष्टाचार उसमें प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। साथ ही साथ में उसमें सशक्तता मतलब एक सशक्त होना चाहिए। जो उसका विचार है कि बोलने इसका जो विचार है वो एक सशक्त माध्यम होना चाहिए। भाषा पे शब्दों का अनुशासन होना चाहिए, शब्दों की पकड़ होनी चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, तो वो एक सशक्त साधन होना चाहिए हमारे पास में। और भावानुरूपता होनी चाहिए, मतलब भावों के अनुरूप बोलने की कला हमें आनी चाहिए। मतलब हमें पसंद के अनुसार किस प्रकार की वाणी या किस प्रकार के लहज़ो लवाज को उपयोग में लिया जाए, ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक उसके बाद में अगला बिंदु जो है भाषा विषय तथा अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा विषय मतलब किसी प्रसंग विशेष की बात चल रही है, या किस विषय को लेकर हमसे पूछा गया है, या किस बात को लेकर कहने की हमें आवश्यकता पड़ रही है, या बालकों को हम किस विषय को लेकर
हम राष्ट्रभक्ति के बारे में बात को बता रहे हैं, देशभक्ति के बारे में बता रहे हैं, या साहित्यिक परंपरा के बारे में बता रहे हैं, या पद के बारे में बता रहे हैं, या नाथ साहित्य के बारे में बता रहे हैं, या फिर हम सिद्ध साहित्य के बारे में बता रहे हैं, या आधुनिक काल पढ़ा रहे हैं, या भक्ति काल पढ़ा रहे हैं, रीति काल पढ़ा रहे हैं, या हम किस प्रसंग विशेष के अनुकूल हम भाषा को बालकों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भाषा के प्रसंग को जानकर उसके अनुकूल भाषा शैली को अपनाना आना चाहिए। नंबर 3 पे है अभिव्यक्ति मधुर, मर्मस्पर्शी, शिष्टाचार युक्त तथा शुद्ध उच्चारण वाली होनी चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति, कोई विद्यार्थी या अन्य कोई जो भाषा का जो पढ़ने वाला है, भाषा का जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है, या भाषा का जो अध्येता है, तो उन सभी के लिए एक बात समान रूप से लागू होती है कि उस व्यक्ति को जो भाषा का अध्येता है तो उसके लिए अभिव्यक्ति उसकी कैसी होनी चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति मधुर होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि हम अपनी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें मधुरता जुड़ी हुई होनी चाहिए। मधुरता जुड़ी होगी तभी वो हमारी भाषा कर्णप्रिय बनेगी, लोगों को अच्छी लगने वाली है ना। जब सुनने वालों को, जब श्रोताओं को वो वाणी कर्कश या मतलब न सुनने वाली हो तो वो उस विचार को, उस बात को या उसके द्वारा कहे गए कथन को कभी भी श्रोतागण सुनेगा, सुनना पसंद नहीं करेगा, और जो सुनना पसंद नहीं करेगा तो कभी भी उसका अनुसरण नहीं करेगा। तो मधुरता सर्वप्रिय और सर्वोत्तम लक्षण है भाषा के संप्रेषण का, भाषा के विकास का। उसके जो बात है मर्मस्पर्शी, भाषा मधुर होने के साथ साथ ऐसी होनी चाहिए जो मर्मस्पर्शी होनी चाहिए, मतलब हमारे अंतर मन की मधुर भावों को, मधुर जो स्मृतियां हैं, मधुर जो भाव हैं, मधुर प्रसंगों को मन में जो समाहित होती हैं उनको स्पर्श करने वाली होनी चाहिए, अर्थात हमारे दिल को छूने वाली होनी चाहिए। शिष्टाचार युक्त होनी चाहिए। शिष्टाचार साथियों एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि मतलब लक्षण है। भाषा में शिष्टाचार होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी भाषा शिष्टाचार से युक्त होनी चाहिए तथा शुद्ध उच्चारण, और उसमें उच्चारण की शुद्धता तो सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। उच्चारण की शुद्धता हमारी सर्वश्रेष्ठ होगी तभी कोई भाषा को जानने वाला उन शब्दों को, उन व्यक्ति के द्वारा संप्रेषित विचारों को सुन पाएगा, समझ पाएगा और आपको समय देगा सुनने के लिए। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, अपनी भाषा शैली में उच्चारण की शुद्धता का सर्वप्रमुख ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है कि हम इन जो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उसके बाद में हम किस बात को ध्यान रखना है कि किसी भी भाषा का ग्रहण पक्ष श्रवण और वाचन। ग्रहण पक्ष मतलब सुनना और पठन करना वाला, जो वो ग्रहण करने गया है। किसी चीज़ को, किसी विचार को या किसी बोध को हम सुनकर ग्रहण करते हैं या फिर उसको पढ़कर ग्रहण करते हैं। जितना सरल होता है अभिव्यक्ति पक्ष, जिससे भाषा का जो ग्रहण पक्ष जितना सरल होगा, मतलब जो पढ़ने वाला पक्ष या सुनने वाला पक्ष जितना सरल होगा उतना ही उसका जो अभिव्यक्ति पक्ष है, मतलब उसको अभिव्यक्त करने वाला पक्ष होगा, वो संप्रेषण और लेखन। हम किसी भी विचार को संप्रेषित कैसे करते हैं, या तो हम संप्रेषित करने के लिए बोलकर संप्रेषित करते हैं या फिर हम लेखन के माध्यम से अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं। किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों या अन्य व्यक्तियों के समूह के समक्ष हम अपने विचारों की प्रस्तुति दो माध्यम से करते हैं, या तो बोलकर या लिखकर। उतना ही जटिल होता है। यदि भाषा का जो ग्रहण पक्ष सरल होगा तो भाषा का जो अभिव्यक्ति पक्ष है वो कठिन होता है, उतना ही जटिल होता है। इसका कारण यह है कि अन्य भाषा में अभिव्यक्ति के विविध पक्ष मातृभाषा अभिव्यक्ति के विविध पक्षों से प्रभावित होते हैं। इसका साथियों मतलब यह है कि अभिव्यक्ति के जितने भी मतलब जिस भाषा का अभिव्यक्ति पक्ष जितना ही सरल होगा उसका अभिव्यक्ति पक्ष उतना ही जटिल होगा, क्योंकि बालक मातृभाषा में सीखकर आते हैं। मातृभाषा में सीखी बात उन्हें बिल्कुल मातृभाषा के जो पक्ष होते हैं उससे प्रभावित होते हैं।
तो अन्य भाषा को सीखने में उतना रुचि नहीं लेते हैं। तो किसी भाषा की अभिव्यक्ति सरल होगी तो उसकी जो अभिव्यक्ति पक्ष है वो थोड़ा सा कठिन होगा, उसको या तो बोलने में दिक्कत आएगी, जिससे हम अंग्रेजी भाषा को बोलने में दिक्कत आती है। हम संस्कृत भाषा को भी बोलने में कठिनता महसूस करते हैं, क्योंकि हमने अपनी मातृभाषा हिंदी सीखी है, तो हमें हिंदी बोलना, सुनना, पढ़ना बिल्कुल एक सरल सा लगता है। तो साथियों, आज की वीडियो व्याख्यान में हमने बोलना कौशल या संप्रेषण कौशल या हम ये कह सकते हैं कि हम बोलना कौशल और संप्रेषण या भाषण कौशल कह सकते हैं, वाचन कौशल कह सकते हैं, के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।